हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत मेल का जो फर्स्ट रिकॉल आया था, जो कि आपको 1/4/2022 को आ गया था, तो उस फर्स्ट रिकॉल के ऊपर में चर्चा करेंगे कि फर्स्ट रिकॉल में किस कमी के कारण रिकॉल आया है। तो ये कुछ दिनों के बाद में वीडियो बन रहा है, क्योंकि रिकॉल तो आ गया था 1 अप्रैल को ही, लेकिन वीडियो आज मैं 11 अप्रैल को बना रहा हूँ। हाँ, तो इसमें आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी कमी रही है जिसके कारण की रिकॉल नोटिस आया है, क्योंकि बहुत से लोग इसके कारण परेशान रहते हैं। जैसे मेरे नाम में करेक्शन है, मेरे फादर नेम में करेक्शन है, ओबीसी आउटसाइडर है, या बहुत से प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसके कारण ये दुविधा रहती है कि रिकॉल आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी फीमेल का रिकॉल बाकी है। फीमेल वालों का रिकॉल आना अभी बाकी है, उनका फर्स्ट रिकॉल भी नहीं आया। तो इसमें हम लोग डिटेल में एक एक रिकॉल को अच्छे से देखेंगे, और ये बताऊंगा कि किस कमी के कारण इनका रिकॉल आया है, और फीमेल वालों में भी किस कमी के कारण रिकॉल आ सकता है। ठीक है, देखिए। और ये दूसरा है कि जिन लोगों के रिकॉल आए हैं, तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर लें। जहाँ कहीं पे भी जो भी कमी है, उस कमी को पूरा कर लें, क्योंकि 3 ही दिन अब बाकी है डॉक्यूमेंट्स को सही करने के लिए। तो अब इसमें फर्स्ट रिकॉल के अंदर में आप अगर देखेंगे तो 22 लोगों का रिकॉल में नोटिस में नाम आया है। मैं आपको पूरा रिकॉल नोटिस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है रिकॉल नोटिस, आप देख सकते हैं। इसमें डेट देखेंगे तो ये रहा 1/4/2022, और टीजीटी संस्कृत मेल डीएसएसबी का है। पोस्ट कोड इसका है, आपका पोस्ट कोड ये रहा 54/21, यानी कि पिछले साल वाला ही है। और आप इसमें देख सकते हो कि जो रिजल्ट आया था, उसका रिजल्ट जो आया था वो 21/12/2021 से लेकर के 4/1/2022 तक। इससे पहले, रिजल्ट से पहले ही शायद 17 बारह 2021 को रिजल्ट आ गया था, और ये ई डोजियर भरने का डेट था। 21/12/2021 से लेकर के 4/1/2021 तक, 2022 तक संस्कृत मेल वालों ने ई डोजियर अपना भरा था। उसमें टोटल 866 वैकेंसीज थी, जिसमें से 763 लोग ही क्वालिफाई कर पाए थे। ये पूरी डिटेल आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी मिल जाएंगी, और रिजल्ट जब आया था तो उस समय मैंने पूरे रिजल्ट के ऊपर में वीडियो बनाया था। अब उसके बाद में इन्होंने स्क्रूटनी की, यानी कि छटाई की, पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक किए। उसके बाद में जितने अपलोड डॉक्यूमेंट्स थे, उन सब में से ये नोटिस किया गया कि कुछ लोगों ने, कुछ कैंडिडेट्स ने अपलोड देयर ईडोजियर विद डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कुछ लोगों ने अपने ईडोजियर को कम डॉक्यूमेंट्स के साथ में, यानी कि कमी है, उनकी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, तो इसके साथ में उन्होंने ईडोजर फिल किया। देयरफॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर बीइंग गिवन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, कब से? 5/4/2022 से लेकर के 14/4/2022 तक, यानी कि टोटल आप देखेंगे तो 15 दिन के लगभग का टाइम मिल रहा है। 15 दिन या 14 दिन का टाइम मिल रहा है। इन 15 दिनों के अंदर में वो लोग अपने, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कमी है, या अपना जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, तो वो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को सही कर सकते हैं इन आपके 15 दिनों के अंदर में। और जो लोगों ने ईडोजर भर दिया है, तो उन लोगों के लिए ये नहीं खुलेगा। एक दो लोग पूछ भी रहे थे, तो ये मैं बता दूं कि जैसे ईडोजर भर दिया है, तो केवल इन 22 लोगों के लिए ही ईडोजियर में सही करने का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ देखिए, सीरियल नंबर 22, केवल 22 लोगों के लिए ही ये आपका सही होना खुलेगा। बाकी और लोगों के लिए ईडोजियर अभी आप उसमें डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी सही नहीं कर सकते हो, केवल ये 22 लोग ही सही कर सकते हैं। ठीक है, ये रोल नंबर है, और रोल नंबर के आगे में ये कारण लिखा हुआ है। तो द कैंडिडेट हैज अपलोडेड मार्कशीट इन शास्त्री ओनली। तो इस कैंडिडेट ने मार्कशीट केवल शास्त्री की अपलोड की है, उसके अलावा
कैंडिडेट को निर्देशित किया जाता है कि वो बीएड की डिग्री और मार्कशीट को भी अपलोड करे, सीटेट की सर्टिफिकेट और मार्कशीट को, 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट को, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट को, और डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग ऑफ नॉलेज ऑफ हिंदी, ये सब कुछ वो अपलोड करे। तो यदि वो कैंडिडेट वीडियो देख रहा हो या पहले ही उसके पास में नोटिस मैसेज भी आ गया होगा एसएमएस के थ्रू या मेल भी आ गया होगा, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर ले, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये दूसरा रोल नंबर है। इसमें देखिए इसका बहुत बढ़िया रिकॉल आया है। ये आगे जिनके रिकॉल आने वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये एक लाभदायी रिकॉल है, क्योंकि उन लोगों को भी ये पता लगेगा कि इसके कारण जो होता है आपका ओवर एज के कारण भी रिकॉल आते हैं। द कैंडिडेट इज ओवर एज, और कितना ओवर एज है, 10 महीने और 18 दिन। ठीक है, 10 महीने और 18 दिन वो ओवर एज है। ही हैज अप्लाइड अंडर PHOB कैटेगरी बट नॉट अपलोडेड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इसने क्या किया है, PHOB हाँ कैटेगरी के अंदर में अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक कोई भी इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स जो है उसने अपलोड नहीं किया। पीएच सर्टिफिकेट या कुछ भी ऐसा अपलोड नहीं किया। He has uploaded an affidavit stating that due to technical error he had applied PHOB category inadvertently and not belonging to this category। यानी कि उसने एक एफिडेविट लगाया है उसमें ई डोजियर के अंदर में कि उसने PHOB कैटेगरी से नहीं भरा था, मतलब टेक्निकल एरर के कारण PHOB कैटेगरी में उसका फॉर्म भरा गया था, तो अब उसको कंसीडर करें। लेकिन क्या है, अब वो ठीक है जनरल में काउंट तो हो जाएगा, पर उसकी एज जो है जनरल से 10 महीने 18 दिन ज्यादा है। द कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर टेकिंग रिलैक्सेशन इन एज। तो अब इस कैंडिडेट को ये बोला जा रहा है कि आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जमा करिए एज रिलैक्सेशन के लिए, चाहे SC का हो चाहे ST का हो या कोई भी ऐसा हो, तो उस डॉक्यूमेंट्स को, चाहे गेस्ट टीचर का हो, गेस्ट टीचर के भी आपके 1 साल तक का मिलता है उनको, तो रिलैक्सेशन तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि 10 महीने 18 दिन है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये रोल नंबर है, और द कैंडिडेट हैज नॉट अपलोडेड एनी डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ हिंदी। तो नॉलेज ऑफ हिंदी के लिए कैंडिडेट ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया है। और मतलब जो रिक्रूटमेंट रूल है, यानी कि जो आपके जो नियम वगैरह है भर्ती के लिए, तो उसमें नॉलेज ऑफ हिंदी जो है कंपलसरी है, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, और वो आपको अपलोड करना जरूरी ही है। चाहे तो आप 8th क्लास की मार्कशीट जमा करिए, चाहे तो आप 10th क्लास की करिए, चाहे 12th क्लास की करिए, चाहे BA की करिए, लेकिन हिंदी नॉलेज का आपको सर्टिफिकेट वहां पर लगाना है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगाना है। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक, फिर उसके बाद में आते हैं अगले पर, देखते हैं अगला है द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड सीटेट 86 मार्क्स। अब ये भी बहुत लोगों का क्वेरी रहता है कि मैंने 86 मार्क्स या 89 मार्क्स पे ओबीसी में क्वालिफाई कर लिया, लेकिन वो अदर स्टेट का ओबीसी है। तो देखिए, टेकिंग रिलैक्सेशन इन मार्क्स अंडर ओबीसी कैटेगरी में है, बट अप्लाइड अंडर यूआर कैटेगरी। तो इसने क्या किया है, ओबीसी कैटेगरी अदर स्टेट का था, तो अब उसने पहले ही यहाँ पर यूआर कैटेगरी में अप्लाई किया, लेकिन जो सीटेट है वो तो 86 मार्क्स पर है। तो इसके कारण हेंस द कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड सीटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट विदाउट रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड। यानी कि विदाउट रिलैक्सेशन का, यानी कि 90 मार्क्स होने चाहिए, ऐसा सीटेट का सर्टिफिकेट जो है वो कैंडिडेट को यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं अगले रोल नंबर पे। द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड सीटेट, ये भी 85 मार्क्स से इसने किया है, और ये अदर स्टेट का ओबीसी है। देखिए, बट अप्लाइड वो अंडर ओबीसी, अब इसने ओबीसी में अप्लाई तो किया है, परंतु ओएस का मतलब अदर स्टेट कैटेगरी में किया है। तो इस ये जो है कैंडिडेट को निर्देशित किया जा रहा है कि वो सीटेट का अपना क्वालिफाइड मार्कशीट या और सर्टिफिकेट दोनों का दोनों अपलोड करे विदाउट रिलैक्सेशन वाला। ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉल आया है।
द कैंडिडेट इज ओवर एज कैंडिडेट है, 1 साल 8 महीने और 8 दिन, ये है। ही हैज अप्लाइड अंडर डीजीसी कैटेगरी। डीजीसी का क्या होता है, मतलब डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि ये आपको गवर्नमेंट सर्विस का है, गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। However, working in Western Central Railway, हाँ एज पीमैन, अब एज पर डॉक गाइडलाइंस, ये मतलब कि गाइडलाइंस है, डिपार्टमेंटल गाइडलाइंस होती है, और इंस्ट्रक्शन है कि 27 मार्च 2012 को 5 साल का रिलैक्सेशन इज डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, यानी कि 27 मार्च 2012 तो उसको 5 साल का एक्सपीरियंस दिया जाता है, विद एटलीस्ट 3 years कंटिन्यूस सर्विस इज एप्लीकेबल फॉर ग्रुप बी पोस्ट which are in the same line or allied categories, and where a relationship could be established that the service already rendered in a particular post will be useful for the efficient discharge of the duties of post। मतलब ये क्या है कि आपको इसमें ये बताया गया है कि 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, हाँ, लेकिन उसमें 3 साल तक का सर्विस होना चाहिए, कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए। और इसमें इसने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स, द कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू टेकिंग एज रिलैक्सेशन। तो उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स उसने जमा नहीं कराया है, उसने फॉर्म जो भरा था वो डीजीएस कैटेगरी में भरा था, लेकिन उसने कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसने अपलोड नहीं किया ईडोजियम में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है, as per mark sheet uploaded by the candidate, it has been noted that B.Ed first year done in May 2020 और सेकेंड ईयर done in 2000 मई 2019। The candidate is directed to submit a clarification in this regard। अब ये बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझसे कम से कम नहीं कुछ तो 15 से 20 लोगों ने पूछा था कि मार्कशीट चेंज करवाई है। मार्कशीट जब चेंज करवाई, मान लीजिए अब इस कैंडिडेट ने क्या किया है कि नाम में कोई गलती होगी या कुछ भी ऐसा गलत होगा फादर नेम में, या करेक्शन इसने करवाया, तो जब 2000 इसमें वही 2019 में उसका बीएड हो गया, सेकेंड ईयर की मार्कशीट ये, फर्स्ट ईयर में उसने चेंज करवाया तो फर्स्ट ईयर का जो चेंज होकर के मई 2020 में मार्कशीट आया, तो अब उसने ये दोनों तो अपलोड कर दिया, लेकिन उसमें डेट जो है मई 2020 लिखा हुआ है, तो इसके कारण क्या है, अब आपका क्लैरिफिकेशन देना होगा, या आपको बताना होगा कि किस कारण से ऐसा लिखा हुआ है। इसके अलावा है फर्दर ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इन द यूटोजियम, तो ओबीसी दिल्ली का सर्टिफिकेट भी इस रोल नंबर के कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद में है ये रोल नंबर है, और इसमें ओबीसी सर्टिफिकेट जो है इशू हुआ है फादर के नाम पे, फादर के रेसिडेंट के बिहार, बिहार पर है, तो ये आउटसाइडर है, और ऐसा बोला गया है कि ओबीसी जो है वो दिल्ली का चलेगा। तो ये है रिक्रूटमेंट रूल के एडवर्टाइजमेंट के पैरा नंबर 6 में ये दिया हुआ है। इसी तरीके का ये भी है, इसमें भी है, उत्तर प्रदेश का है वो, और जो ओबीसी सर्टिफिकेट उसको उसने जो इशू है वो आउटसाइडर है, और दिल्ली का ओबीसी चाहिए, ठीक है। ये भी पैरा नंबर 6 में ही दिया हुआ है सारा। फिर इसके बाद में इस कैंडिडेट ने पीएचएससी कैटेगरी में अप्लाइड किया है, बट नॉट अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ पीएच कैटेगरी, अपलोड पीएच कैटेगरी का कोई डॉक्यूमेंट्स उसने अपलोड नहीं किया। इसके बाद में ये है, ये वाले कैटेगरी का भी एज रिलैक्सेशन का ही मामला है। ओवर एज हो गया है 9 साल 6 महीने और 25 दिन। अब देखिए इसमें एज रिलैक्सेशन इसको 5 साल का मिला एससी कैटेगरी होने के कारण, ठीक है। अब 1 साल का और रिलैक्सेशन मिल गया, किसके कारण, आपका जीसीटी कैटेगरी। जीसीटी का मतलब क्या होता है, गेस्ट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। तो गेस्ट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के कारण जो है अब उसको रिलैक्सेशन मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अब फिर भी वो 3 साल 6 महीने और 25 दिन जो है वो ज्यादा है, तो इसके लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उसको जमा करने हैं, यानी कि आपका
9 साल था ज़्यादा, तो उसमें 6 साल तो उसका हो गया कवर, और 3 साल एक्स्ट्रा है तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। फिर उसके बाद में आते हैं, ये रोल नंबर है, ये भी PHSC कैटेगरी का है और इसने PH के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं किया। इस रोल नंबर वाले ने जो हिंदी नॉलेज ऑफ हिंदी का जो डॉक्यूमेंट्स लगना था सर्टिफिकेट या, तो उसको अपलोड नहीं किया है, तो वो अपलोड कर दे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 8th क्लास का या 10th क्लास का, 12th क्लास का या BA का, इन सब में से किसी भी क्लास का जिसमें हिंदी हो वो मार्कशीट लगा सकता है। ठीक है, और ये PHSC कैटेगरी है, इसमें अपलोड किया मतलब भरा है फॉर्म, लेकिन अपलोड नहीं किया डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी अपलोड कर दें। और फिर इसके बाद में ये वाला जो कैंडिडेट है, इसका एक बहुत बड़ा इशू है कि इसने डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, DLED किया है। अब ये DLED किया है, लेकिन यहाँ रिक्वायर्ड क्या है, BEd। तो इसलिए ये DLED की जगह पर BEd चाहिए, तो BEd की मार्कशीट वगैरह वो लगाए। फिर ये कैंडिडेट है, इसकी भी 1 साल 2 महीने और 8 दिन ओवर एज हो गया है, तो 5 साल का रिलैक्सेशन ST कैटेगरी में मिलता है। पर उसने अपलोड नहीं किया है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, जो अपलोड नहीं किया है। और DGS कैटेगरी का रिलैक्सेशन भी ये चाहता है, तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को वो जमा करें। फिर उसके बाद सीटेट का क्वालिफाइड जो है, उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों उसने अपलोड नहीं किया है, तो ये अपलोड कर दे। फिर ये जो कैंडिडेट है, इसने PHOB कैटेगरी से भरा है, पर उसने PH की सर्टिफिकेट को नहीं लगाया है। ये वाला कैंडिडेट सीटेट की मार्कशीट और वो अपलोड नहीं किया है सर्टिफिकेट को। इसके बाद में ये वाला कैंडिडेट है, ये भी बहुत लोगों का इशू है कि BA हिंदी विद संस्कृत। तो BA हिंदी जो है वो संस्कृत के साथ में एज एन एडिशनल सब्जेक्ट लेकर के उसने किया है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट था उसके अनुसार BA ऑनर्स और BA विद संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, ये चाहिए था, जो कि रिक्रूटमेंट रूल के अंदर में साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसलिए कैंडिडेट को ये निर्देशित किया जा रहा है कि वो अपने BA डिग्री की मार्कशीट, BA डिग्री जो कि आपकी संस्कृत में होनी चाहिए, उसके मार्कशीट को अपलोड करें, मार्कशीट और डिग्री को अपलोड करें। फिर इस कैंडिडेट ने PH सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, और PH सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला गया है, और वो भी कट ऑफ डेट से पहले पहले का। और ये लास्ट कैंडिडेट है, इसने PHSC में किया है अप्लाई, और अभी तक PH का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, और साथ में सीटेट क्वालिफाइड है, तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को भी नहीं लगाया है। तो ये टोटल आपके फर्स्ट रिकॉल में 22 लोगों का नाम आया था। तो लगा सकते हैं 766 लोगों ने क्वालिफाई किया, उसमें से आपके 22 कैंडिडेट जो है आपके उनका रिकॉल आया है। तो संस्कृत फीमेल वालों में पता नहीं कितने का आएगा, अभी अब देखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। ई डोजियर लिंक शैल बी एक्टिवेटेड ऑन द 22 पेंडिंग कैंडिडेट्स ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 डेज। तो 10 दिन का ही टाइम मिल रहा है, मैं 15 दिन का पहले बोला था, तो ऐसा है कि पहले 15 दिन का टाइम देते थे, अब 10 दिन का दे रहे हैं, तो इससे टाइम पीरियड कम हो गया। तो आप जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा, जैसा जो लोग कह रहे हैं सोच रहे हैं कि इतना टाइम लगेगा। अब 10 दिन का इनको टाइम दिया, तो ऐसे ही अगर मान लीजिए और भी सब्जेक्ट का 10-10 दिन का टाइम देते हैं, फिर 5 दिन का दूसरा टाइम देते हैं, तो 31 मई तक रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको द कैंडिडेट अपलोडिंग ई डोजियर शुड एंश्योर दैट ही और सी फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन द कट ऑफ डेट 3/7/2021। कट ऑफ डेट के ऊपर में बहुत लोगों का इशू रहता है, तो कट ऑफ डेट जो है वो ये है 3/7/2021। इसी से ही आपकी एज गिनी जाएगी, इसी से ही आपका सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ गिना जाएगा। ठीक है, मेयर आस्किंग द कैंडिडेट टू अपलोड ई डोजियर, ये बाकी ये है ई डोजियर को अपलोड करना है, इसके बारे में बोला गया है।
ठीक है, इस वीडियो में मैंने जो टीजीटी संस्कृत मेल का जो रिकॉल आया था उसमें सारे रिकॉल के बारे में विस्तार से बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और आप लोगों की अगर कोई और क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत दिन के बाद में मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, अब लेकिन वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए आप लोग कमेंट करिएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आगे और वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।